हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी कैफ़े ऑफिशियल के ऊपर। दोस्तों, मैं विशु कुमार लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन के लिए जीके के प्रीवियस ईयर का एक प्रैक्टिस सेट। क्योंकि दोस्तों देखिए, इस बार आपका जो मेरिट बनने वाला है आपका जीके और इंग्लिश के बेसिस पे बनने वाला है, इसीलिए आपको जीके और इंग्लिश पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना होगा। इसीलिए मैं आपकी सुविधा के लिए आज मैं एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ जो कि आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, मैं टोटल 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लाया हूँ और ये 2500 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। जो बच्चे पहली बार एमटीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं उनको तो एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, किस लेवल का आपका जीके का क्वेश्चन आता है, ताकि उस लेवल का प्रिपरेशन कर सको। बाकी अगर आप लोग इस पर अच्छा मतलब प्यार दिखाते हो, सपोर्ट दिखाते हो, तो इस सीरीज़ को हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए करवाने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। और आपको बता दें कि इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर आपका इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ताकि आप बाद में रिवाइज कर सको। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार जो है सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा को समर्पित करती है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो छठ पूजा है वो आपका सूर्य देव में मतलब इनमें जो है आपका सूर्य देव की पूजा की जाती है, और सूर्य देव की पत्नी कौन है? उषा। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा आंसर। छठ पूजा जो है एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सूर्य देव और उनकी पत्नी जो है उषा को समर्पित है ये पूजा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित में से किसे जो है जनवरी 2020 में सेवेलियर डांस आई और ऑर्डिनेंस आर्ट्स एट ड्रेसलेट्स, जिसे नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स कहा जाता है। ठीक है, तो उसके फ्रांसीसी सम्मान से सम्मानित किया गया। तो देखिए, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जो कि पिछले बार जब पूछा गया था तो उसमें ये क्वेश्चन आपका आया था। लेकिन दोस्तों, करंट अफेयर्स तो आपका अपडेट होता रहता है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जान लीजिए इसका आंसर जो आपका संजना कपूर होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। कई सारे बच्चे मतलब कन्फ्यूजन में है कि करंट अफेयर्स तो पूछा जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें सिलेबस में दिया ही नहीं है। ठीक है, तो नहीं दिया है, लेकिन आपका करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, क्योंकि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसमें भी आपका करंट अफेयर्स आएगा। ठीक है, तो करंट अफेयर्स को भी आपको देखते हुए चलना है। ठीक है, तो इसका आंसर संजना कपूर याद रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, भगवान शिव के जो 3 स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करने वाली 7 मीटर की जो ऊंची सदाशिव मूर्ति है वो किसकी गुफाओं में पाई जाती है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, एलिफेंटा, उसके बाद है खंडगिरी, या फिर उदयगिरी, या फिर भीमबेटका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलिफेंटा। जो एलिफेंटा गुफा है, ठीक है, उसमें जो है आपका भगवान शिव के स्वरूप का प्रतिनिधित्व करने वाली 7 मीटर की ऊंची सदाशिव मूर्ति आपका स्थापित है। ठीक है, और ये आपका कहाँ है एलिफेंटा? तो भारत के पश्चिमी इलाके में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट है वो भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ, ताकि आपको एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन आपका सॉल्व होता चले। ठीक है, तो आप एक कोशिश कीजिए कि आप एक कॉपी और पेन लेकर के बैठे, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊँ एक्स्ट्रा, तो उसका आप नोट कर ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के संविधान का अनुच्छेद जो है वो कौन सा है जिसमें कि समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है। ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद? तो ऑप्शन है आपका 44, 42, 22, 24। तो देखिए, जो 44 नंबर जो हमारा अनुच्छेद है उसमें जो समान नागरिक संहिता को परिभाषित करती है, तो इसलिए इसका आंसर तो 44 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अगर बात करें यहाँ पर कि जो अनुच्छेद आपका 22 है, तो अनुच्छेद 22 में आपका जो मौलिक अधिकार से संबंधित यानी कि मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। वहीं अगर बात करें कि जो अनुच्छेद 24 है, तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछता है कि अनुच्छेद 24 में क्या है। तो अनुच्छेद 24 में याद रखिएगा कि इसमें जो जो 14 वर्ष के कम के बच्चे हैं, ठीक है, उनको जो है कोई फैक्ट्री में काम करने से रोका जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, घुमा करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, 22 आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है, 24 में आपका जो जो 14 वर्ष से कम है उनको जो है फैक्ट्री में काम नहीं दिया जाता है। उसके बाद जो आपका 44 नंबर अनुच्छेद है उसमें समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि कहा गया है कि असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। किसमें कहा गया है ये बात? तो ऑप्शन आप सभी के सामने है, दंड प्रक्रिया संहिता, पुलिस अधिनियम, या फिर भारतीय दंड संहिता, या फिर अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दंड प्रक्रिया संहिता में ये बात कही गई है कि अगर कोई असाधारण परिस्थिति को छोड़ करके, जो मतलब साधारण परिस्थिति है, तो उसमें किसी भी महिला को सूर्यास्त के पहले और सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका किस में बताया गया? तो दंड प्रक्रिया संहिता में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति में विपणन सीजन 2020-21 के लिए कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कि एमएसपी होता है, तो उसको बढ़ा करके कितना रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया था। तो देखिए, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
तो इसका आंसर आप ऐसे याद रखिए 5825 कर दिया गया था बढ़ा करके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसे जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन है जंगल, झील, उद्यान या फिर तालाब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्यान, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो उद्यान को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें कि बोल रहा है कि खेल के तीनों प्रारूपों जो कि टेस्ट मैच, एक दिवसीय, अंतर्राष्ट्रीय और 2020 अंतर्राष्ट्रीय खेलने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय क्रिकेटर कौन है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है ईशांत शर्मा, ठीक है, जो कि सबसे कम उम्र में तीनों प्रारूप में वो खेल चुके हैं। तो उनका नाम क्या है, ईशांत शर्मा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, विश्व जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट द्वारा दिए गए 2019 के अनुसार क्रय शक्ति क्षमता के संदर्भ में सकल घरेलू उत्पाद की तुलना करने पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो ये भी आपका उस समय का करंट अफेयर्स है, ये अभी पूछा नहीं जाएगा। तो ऐसा आप याद रखिएगा कि उस समय जो है 5वां स्थान था। अभी आपको जो याद करना है वो करंट का 2022 और 2023 का आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम लोग आगे क्लियर करेंगे, अभी बस देखते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखित अकबर के शासनकाल का एक कौन सा वॉल्यूम इतिहास है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। तो जो थर्ड वॉल्यूम है, ठीक है, वो जो है अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखित अकबर के शासनकाल का एक मतलब 3 वॉल्यूम इतिहास है, ठीक है। अकबरनामा जो आपका ये लिखा गया किसके द्वारा, अबुल फजल द्वारा। तो ये थर्ड वॉल्यूम इतिहास है, अब याद रखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रसिद्ध किस्म की कॉफ़ी है जो शुरू में यमन से भारत लाई गई थी। तो कॉफ़ी का वो कौन सा किस्म है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरेबिका जो आपका किस्म है वो आपका कहाँ से लाया गया था, तो यमन से भारत आपका लाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 जो है कहाँ पर आयोजित की गई थी। तो ये भी आपका उस टाइम का करंट अफेयर्स था। इस बार जो पूछा जाएगा आपका 2023 में कहाँ पर आयोजित किया जाएगा वो पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसका याद रखिएगा, ऐसा 2021 में जो है आपका आयोजन हुआ था हरियाणा में, ठीक है। और ये हमेशा ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ये 2017 से शुरू हुआ था और 2017 से अभी तक चल रहा है। और ये हर साल जो फरवरी और जनवरी का जो मतलब दिन रहता है उसी के बीच में आपका कंडक्ट होता है। तो ये अभी हो सकता है कि अभी आपका फरवरी मार्च में आपका फिर से कंडक्ट हो जो 2023 का एडिशन है, ठीक है। तो अभी याद रखिए ऐसे कि 2021 में हरियाणा में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन जो है मानव शरीर में एक धुराग्र संधि है, ठीक है। धुराग्र संधि कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, जोड़। जोड़ कहाँ होता है, जो जहाँ पर जो है हमारी गर्दन का सिर होता है ना उसको जोड़ कहा जाता है। और ऐसे भी आप याद रखिएगा जो जोड़ होता है जहाँ पर एक से अधिक हड्डी जो है एक समय में मतलब मूव कर सके, यानी कि एक समय पर 2 से अधिक हड्डी जब मूव करता है तो उस जगह को जोड़ कहते हैं। और ये हमारी गर्दन और सिर से जो मिलती है उस वाले हिस्से को जोड़ कहा जाता है, ठीक है। तो जो मानव शरीर का एक धुराग्र संधि कौन सा है, वो जोड़ ही है, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन जो है एनडीपी यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अवधारणा का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। तो ऐसे अगर आप मतलब डिफिनेशन भी पढ़े होंगे तो उसमें बताया जाता है कि जो हमारा राष्ट्र का यानी कि सकल घरेलू उत्पाद जो होता है उसमें अगर मूल्य ह्रास को अगर हम घटा देते हैं तो वो जो है आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाता है, यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो सकल घरेलू उत्पाद एक साल में जितना भी उत्पादन हुआ हमारे मतलब देश के अंदर, ठीक है, और उसमें से जो हमारा हानि हुआ, लॉस हुआ, उसको माइनस कर दीजिएगा तो हमारा जो शुद्ध घरेलू उत्पाद है वो हमें मिल जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा, भारत का संविधान जो है किसके द्वारा हस्तलिखित है। देखिए कई सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, अगर यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर रहेगा तो भीमराव अम्बेडकर मार देंगे, लेकिन आपको अच्छे से क्वेश्चन को देखना है। यहाँ पर बोला हस्तलिखित है, तो अगर हस्तलिखित पूछा तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है, ये अपने हाथों से लिखे थे। वहीं अगर पूछ दे कि भारतीय संविधान के रचयिता कौन है तो आप कह सकते हो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हस्तलिखित पूछा है जिसके कारण से यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। कावेरी संक्रामण अक्टूबर के महीने में कहाँ पर मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। तो ऑप्शन है कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कर्नाटका है वहाँ पर आपका कावेरी संक्रामण अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि देखिए इस दिन को वो मानते हैं कि मतलब कावेरी का जन्म हुआ है, तो उसी के अवसर पर जो है ये त्यौहार मनाया जाता है कर्नाटका में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक जो है मौर्य वंश से संबंधित नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है
बिंबिसार जो है ये मौर्य वंश से संबंधित नहीं है। बाकी जितने भी अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, ये सभी के सभी मौर्य वंश से ही संबंधित है। लेकिन ये जो बिंबिसार है ये आपका हर्यक वंश, ठीक है, कौन से वंश, हर्यक वंश से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी आपको मतलब क्वेश्चन बन गया कि बिंबिसार किस वंश से संबंधित है, तो हर्यक वंश से। ठीक है, बाकी ये जो है ये सारे ये आपके मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक पत्ती का भाग है। पत्ती का भाग पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डंठल। ठीक है, बाकी अगर पूछता कि फूल का भाग कौन है तो आपका पुष्प केसर हो जाता, पुष्प योनि हो जाता। फूल की पंखुड़ी का जो भाग होता है वो आपका फूल के अंतर्गत आता है, लेकिन ये जो पत्ती का भाग है वो आपका डंठल होता है, तो इसका आंसर डंठल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कि उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में मेलोकैना बैसिफोरा बांस के फूल के दौरान चूहे के संक्रमण के कारण होने वाले अकाल को किस अकाल के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर याद रखिएगा, मौतम कहा जाता है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि चूहों चूहों में फ्लैग फैल जाता था। ठीक है, जिसके कारण से वो मरने लगते थे, तो चूहों का एक तरह का बाढ़ आ जाता था, मतलब मरते थे तो वो चूहे का मतलब बहुत सारा चूहा मर जाता था। इसके कारण से इस अकाल को मौतम कहा जाता था। ठीक है, और ये चूहे के मरने के कारण होता था, और ये हर एक 50 साल पर ये होती है उत्तर पूर्वी भारत का जो भी आपका राज्य है वहाँ पर। ठीक है, तो याद रखिएगा मौतम कहा जाता है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर है कि दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, किसने दलित समुदायों के लिए लड़ाई लड़ी, तो ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र, कृष्णा जी गोपाल या फिर भीमराव अम्बेडकर। तो इसका तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि वो भी एक दलित परिवार से थे। तो वो उस मतलब परिस्थितियों को समझे थे कि हाँ कैसे मतलब बिहेव किया जाता दलितों के साथ, तो इसके लिए उन्होंने दलित समुदाय के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा। ठीक है, और दलितों को अच्छा सम्मान दिलाया था। ठीक है, तो भीमराव अम्बेडकर ने ये काम किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, शाकाहारी खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर बनाता है, तो किस स्तर का पोषण स्तर बनता है, तो इसका आंसर याद रखिएगा दूसरा दूसरा पोषण स्तर का निर्माण होता है जो शाकाहारी खाद्य श्रृंखला होता है। तो ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 22, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियंसेंस यानी कि इस्कॉन, जो कि अभी हर जगह पर इसका ब्रांच है, मतलब इस्कॉन टेम्पल आपको हर एक सिटी में मिल जाएगा अभी लगभग। ठीक है, तो इसका स्थापना जो है किसने किया था वो पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। ठीक है, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने इसकी स्थापना की थी इस्कॉन की। ठीक है, और ये तो अभी हर एक सिटी में आपको देखने को मिल जाएगा इस्कॉन टेम्पल, जहाँ पर भगवान कृष्ण की और भगवान राधा की मूर्ति आपकी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है कि सिंधु नदी जो है महान भारतीय रेगिस्तान के वो कहाँ पर स्थित है। जो महान भारतीय रेगिस्तान आपको पता होना चाहिए, भारत में स्थित है, थार रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उसके किस एरिया में स्थित है, तो याद रखिएगा आप सभी लोग, जो पश्चिमी एरिया है थार रेगिस्तान का, जो पश्चिमी एरिया है उसमें आपका सिंधु नदी ठीक है स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। न्यूलैंड्स के अष्टक के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सोडियम के समान गुण है, तो ऑप्शन है लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर फिरोजा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिथियम। ठीक है, अष्टक नियम में बताया गया था कि जब कई प्रकार के एलिमेंट जैसे कि आपका लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका बहुत सारा है जिसमें मतलब समान गुण रहता है, उसको एक मतलब ग्रुप में रखा गया। ठीक है, तो ये अष्टक के अनुसार बताया गया था, मतलब न्यूटन्स का जो अष्टक नियम था उसके अनुसार बताया गया था। तो आपका हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है, और पोटेशियम हो गया, ये सब जो है एक गुण को दर्शाते हैं। इसके कारण से यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो कि न्यूटन्स के द्वारा ये चीज़ दिया गया था, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि निम्नलिखित में से किस संघ या फिर संगठन की स्थापना जो ज्योतिबा फुले ने की थी। ऑप्शन है आर्य समाज, उसके बाद सत्य शोधक समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज का स्थापना तो आपने पता होगा राजा राम मोहन राय ने की थी। आर्य समाज का स्थापना भी आपका पता होना चाहिए, ये जो है आपको स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ये जो सत्य शोधक समाज है, ठीक है, ये जो है आपका संगठन किसके द्वारा, ज्योतिबा फुले के द्वारा स्थापना की गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों आप, ये था हम लोग का आज का ये 25 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में, सारे के सारे क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अब दोस्तों आपको पीडीएफ भी चाहिए, तो पीडीएफ के लिए जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है अपने ऑफिशियल वेबसाइट का, उसके ऊपर आप जाइएगा, नीचे आपको एक लिंक मिल जाएगा डाउनलोड करने का। ठीक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाइएगा, वहाँ पर भी आपको ये पीडीएफ मिल जाने वाला है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। बाकी मेरा मेन मोटो यही था कि आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाए कि हाँ जीके के किस लेवल के क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, एसएससी एमटीएस के एग्जाम में। ठीक है, और इस बार जीके और इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में ज़्यादा नंबर नहीं लाना है। आप सिर्फ 12 क्वेश्चन को अगर आप करेक्ट कर देते हो तो आपका वहाँ से हो जाएगा। बाकी अगर आपको ज़्यादा
मेहनत करना है तो आप कीजिए जीके और इंग्लिश में, क्योंकि उसी के बेसिस पर आपका मेरिट बनने वाला है। ठीक है, तो बाकी कंटिन्यू करना है कि नहीं आप लोग मुझे बताना है। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगा आपको टेलीग्राम के ऊपर, नहीं मिले तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।